हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम हिंदी भाषा से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वह छठा प्रैक्टिस सेट है। अगर इससे पहले के प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक हो गया? तो जो प्रीवियस ईयर वाला प्लेलिस्ट में एक अलग से बना रखा है मैंने, उससे मैं आज देख सकते हैं कि उसमें सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स में रखे गए हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था कि जो वर्णमाला है उससे संबंधित जितने भी लगभग प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने उसमें कवर किया था। और ये जो प्रैक्टिस सेट हैं यह एक दिन पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं इसके पीडीएफ, वहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और एक दिन पहले आप इन प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बाद हम दूसरे दिन वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी की पूरी आंसर की हम डिस्कस करते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस रहने वाला है वह वर्तनी शुद्धि से संबंधित रहेगा, यानी कि शुद्ध अशुद्ध भी छांटने आते हैं एग्जाम में, और संधि से संबंधित रहेगा, यानी कि वर्तनी और संधि से हम इसको कवर करेंगे। यानी कि संधि और वर्तनी में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्न को हम इसमें कवर करेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्तनी से संबंधित प्रश्नों को। तो इसमें हमने इम्पोर्टेंट ही शब्द रखे हुए हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। वैसे शब्द तो बहुत सारे होते हैं, अगर इतने सभी को हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, तो कुछ चुनिंदा ही हमने इसमें शब्द रखे हुए हैं जो जिनकी मतलब अधिक क्या रहती है, संभावनाएं रहती हैं एग्जाम में आने की। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा कह रहा है, तो एक शब्द इसमें दिया गया है उन्नति। तो उन्नति जो लिखा जाता है वह लिखा जाता है उ आधा नौ, उसके बाद फिर पूरा नौ और टी। ठीक हो गया? उन्नति ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें देखते हैं हम उन्नति किसमें है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उन्नति क्या होता है? उ आधा नौ और फिर इसके बाद पूरा नौ होता है। यह क्या होता है? उन्नति ऐसे लिखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। इसमें भी हमने शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब एक इसमें शब्द दिया गया है अन्वेक्षण। तो अन्वेक्षण जो लिखा जाता है वह लिखा जाता है ओ आधा नौ वे तालवे शौ और अणो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्वेक्षण इस प्रकार से लिखा जाता है, इसकी शुद्ध वर्तनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें एक शब्द दिया गया है क्या? जाह्नवी। तो जाह्नवी जो लिखा जाता है वह लिखा जाता है जा, फिर हो, फिर आधा नौ और वी। ठीक हो गया? जाह्नवी इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जाह्नवी ऐसा कहाँ पर है। पहले में तो सही है लेकिन इसमें विंदा हो लगा हुआ है तो ये नहीं होगा। उसके बाद ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर है जो आधा नौ है, फिर हो है, फिर वी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाह्नवी का ऑप्शन सी इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। एक शब्द दिया गया है अधोपतन, यानी कि अधिपतन, अधपतन और आधपतन। तो इसमें जो इसका शुद्ध वर्तनी होगी वह होता है अधपतन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि इसमें भी हमने शुद्ध वर्तनी देखनी है। एक शब्द दिया गया है क्या? सृष्टि। तो सृष्टि जो लिखा जाता है वह लिखा जाता है स स और ई। ठीक है? ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद और हमने शुद्ध वर्तनी करनी है। इसमें एक शब्द दिया गया है तहसीलदारी। तो तहसीलदारी जो लिखा जाता है वह लिखा जाता है तो ह सील दा। ठीक है? तहसीलदारी ऐसे लिखा जाता है। तो इसका जो इसमें सही जो वर्तनी होगी वो कौन सी होगी? ऑप्शन ए इसकी सही वर्तनी हो जाएगी। अगर इसी में लिखा जाता तहसीलदार तो ह सील दा।
ठीक हो गया। तहसीलदार लिखा जाता तो लिखा होता तो ऐसे होता, तहसीलदारी लिखा है ऐसा। अब क्या होता है कि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तनी विश्लेषण, शुद्ध वर्तनी विश्लेषण बताइए। तो विश्लेषण की जाती है वह शब्दों को तोड़ के, यानी कि जो वर्ण हैं उन वर्णों को तोड़ के इसमें किया जाता है। कैसे किया जाता है देखते हैं। अगर वर्तनी विश्लेषण इसमें पूछा जाता है कि तहसीलदारी का वर्तनी विश्लेषण क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पहले हम लिखते तो होता आधा, फिर धन, तो में छुपा होता है ओ, फिर धन, क्योंकि जितने भी व्यंजन होते हैं वह स्वरों के माध्यम से उनको बोला जाता है, उनका उच्चारण स्वरों के माध्यम से उच्चारित किए जाते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं स्वर छुपा होता है। तो के बाद क्या हो जाएगा, ओ आएगा, क्योंकि आधा तो बच जाएगा तो ओ अलग हो जाएगा। उसके बाद हो आ जाता है, हो, तो हो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, धन, ओ आ जाएगा। उसके बाद फिर धन, सौ आ जाएगा, सौ भी क्या होगा, आधा होगा। उसके बाद आ जाएगी बड़ी, फिर उसके बाद धन, लो, लो भी क्या होगा, आधा होगा, और धन, ओ, फिर उसके बाद धन, दो, धन, आ, धन, रो, धन, रो भी क्या होगा, आधा होगा, धन, ई, बड़ी। ठीक हो गया। तो अगर वर्तनी विश्लेषण अगर पूछेगा तो इस प्रकार से किया जाएगा, यानी कि उनसे वर्णों को उनको अलग किया जाएगा। ठीक हो गया, सही उसका क्रम लिखा जाएगा। तो वर्तनी विश्लेषण पूछेगा तो इस प्रकार से किया जाएगा, और शुद्ध वर्तनी पूछेगा तो शब्द दिए होंगे, उसमें से एक शुद्ध शब्द होगा, अन्य में क्या होगा, मात्राओं का हेरफेर होता है। ठीक हो गया, समझ गए होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। एक शब्द दिया गया है अपकीर्ति, तो अपकीर्ति जो लिखा जाता है वह लिखा जाता है ओ प की, यानी कि बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, तो में छोटी की मात्रा, फिर ऊपर से रॉ। ठीक हो गया। तो अपकीर्ति इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो एक शब्द दिया गया है छः। ठीक हो गया, हम 6 जिसे कहते हैं। तो जो 6, हम वैसे तो पढ़ते हैं 6 पढ़ते हैं, तो 6 तो देखा जाए तो ये है, लेकिन इसको जो शुद्ध इसकी वर्तनी रहती है वो होता है 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अधिकतर लोग इसको क्या कह देते हैं, 6 कह देते हैं, 6 न होकर के क्या होता है, 6 होता है। उसके बाद है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा, तो इसमें जो एक शब्द दिया गया है वह दिया गया है तरुण। तो तरुण को तरुण न करके इसको तरुण बोला जाता है, तो उसमें कौन सी मात्रा होती है, छोटी यू की मात्रा होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, तरुण। उसके बाद ये बहुत अधिक पेपरों में प्रश्न पूछा जाता है, एक कवयित्री। तो कवयित्री को शुद्ध जो रूप इसका लिखा जाता है वह लिखा जाता है कवयित्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क व ई की मात्रा किसमें होती है, यौ में होती है, छोटी ई की मात्रा, तो कवयित्री होता है। तो यही इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, रूप हो जाएगा। ये अधिकतर प्रश्नों में यह पूछा जाता है। उसके बाद एक शब्द और दिया गया है वर्तनी में, नक्षत्र। तो नक्षत्र जो लिखा जाता है वह लिखा जाता है नौ, बी होना चाहिए यहाँ पे, ये टी ऊपर नीचे हो गया। तो नक्षत्र जो लिखा जाता है 9, 6 और त्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी ऊपर होना चाहिए, ये नीचे ऊपर हो रहा है, कोई बात नहीं, समझ गए होंगे। तो नक्षत्र इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद है एक शब्द दिया गया है शारीरिक। तो शारीरिक जो लिखा जाता है वह लिखा जाता है सा, रॉ में बड़ी की मात्रा, फिर रॉ में छोटी की मात्रा होती है। तो शारीरिक जो इस प्रकार से लिखा जाता है, ये भी बहुत अधिक प्रश्नों को यह प्रश्न पूछा जाता है अधिक से परीक्षाओं में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, शारीरिक। और उसके बाद एक और शब्द दिया गया है अधिशासी। तो जो अधिशासी शब्द लिखा जाता है वह अ, धी, सा और सी। ठीक हो गया। तो दंती सौ इसमें होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है, ये भी प्रश्न बहुत अधिक मैंने देखा कि बहुत अधिक से परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्या, ज्योत्सना। तो ज्योत्सना जो लिखा जाता है वह लिखा जाता है जौ, आधा जौ होता है, आधा जौ, फिर यो, फिर आधा तो, और शो और ना। तो ज्योत्सना लिखा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, ज्योत्सना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ज्योत्सना। तो बहुत से लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ज्योत्सना पढ़ते हैं। ज्योत्सना ना होकर के क्या होता है, ज्योत्सना होता है।
क्योंकि इसको बहुत से लोगों को पढ़ने में आ जाता है कि ज्योत्सना, शॉर्ट में हम पढ़ते हैं तो ज्योत्सना ज्योत्सना कहते हैं, लेकिन इसका होता है क्या, ज्योत्सना। उसके बाद है एक शब्द इसमें दिया गया है सन्यासी। तो जो सन्यासी लिखा जाता है वह सन, आधा नौ, या और सी। तो सन्यासी इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है व्यावहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। तो जो व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक जो शब्द होता है, इसका जो शुद्ध रूप जो होता है वह होता है ये ऑप्शन बी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्यवहारिक रूप से लिखा है, तो व्यवहारिक ना होकर के क्या होता है, व्यावहारिक होता है, यानी कि यो में आ की मात्रा होती है, न कि व्यवहारिक। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद एक शब्द और आ जाता है अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति में यानी कि उसका कथन अतिशयोक्त मात्र था। तो अतिशयोक्ति का जो शुद्ध रूप होता है वह होता है अतिशयोक्ति। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो अतिशयोक्ति में क्या होता है, जो ती और शौ जो होता है, तालव्य शौ, ये पूरा होता है, ना कि आधा। ठीक हो क्या। तो जो अतिशयोक्ति होगा वह इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक हो क्या। ये तो हमने देखे कुछ वर्तनी से संबंधित प्रश्न। ठीक हो क्या। तो वर्तनी विश्लेषण शब्द अगर आपको समझ में आ गया होगा, जैसे एक और हम कोई शब्द लेकर के आते हैं, जैसे हम आसान सा शब्द कोई लेते हैं, कोई सा भी एक शब्द, जैसे विद्यालय लेते हैं, क्या, विद्यालय। ठीक हो गया। एक शब्द हम लेते हैं विद्यालय। अब प्रश्न आ जाता है कि इस विद्यालय की वर्तनी विश्लेषण क्या हो गई। तो इसका अगर वर्तनी विश्लेषण हम समझने के लिए करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, आधा वो होगा। ठीक है, ये वो है, वो। तो हो गया वो। धन, छोटी ई, धन, धो, तो आधा होगा, धन, आ, धन, लो, लो भी छोटा होगा, धन, ओ, धन, यो भी आधा होगा, धन, लो, ओ। ठीक हो गया। तो अगर वर्तनी विश्लेषण आता है तो इस प्रकार से आता है। ठीक हो गया। यानी कि जो व्यंजन होते हैं उस पर हलंत लगा देते हैं, यानी कि आधे व्यंजन बच जाते हैं, और उनके साथ जो स्वर लगे होते हैं उनको भी हम अलग कर लेते हैं, यानी कि अलग अलग रूप से उसको लिखते हैं। उसी को कहा जाता है क्या, वर्तनी विश्लेषण। तो ये वर्तनी से संबंधित हमने प्रश्न देखे थे, यानी कि जो शुद्ध शब्द होते हैं, यानी कि उनके अशुद्ध जो रूप दिए होते हैं, तो उससे संबंधित हमने इसमें देखा। इससे भी जो, अब इसके अलावा भी बहुत से अन्य प्रश्न होते हैं, पर उनको अगर हम डिस्कस करते रहेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, क्योंकि शब्द का तो भंडार है। ठीक हो गया। तो उसको आपने प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें सारी संभव हो सकती हैं। तो अब हम उसके बाद समझते हैं क्या, संधि के बारे में, क्योंकि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट का जो टॉपिक था वह संधि और वर्तनी से संबंधित था। तो अब संधि में हम देखते हैं कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहा जाता है क्या, संधि। ठीक हो गया। दो वर्णों के मेल से उसे कहा जाता है संधि, और दो वर्णों के अलग होने को क्या कहा जाता है, विच्छेद कहा जाता है। ठीक हो गया। यानी कि दो वर्णों के मेल को कहा जाता है संधि, और दो वर्णों के क्या कहते हैं, मेल न होने यानी कि विच्छेद को कहा जाता है, यानी कि संधि विच्छेद। ठीक हो गया। उसके बाद है संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि जो प्रकार होते हैं, संधि के जो प्रकार हैं, संधि के प्रकार होते हैं कितने, 3 प्रकार। ठीक हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संधि के प्रकार होते हैं 3, कौन कौन से, स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि।
ठीक हो गया। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसके 3 रूप होते हैं किसके? संधि के। और अगर हम स्वर संधि के भेदों की बात करें तो इसके भेद होते हैं 5। इसके 5 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला इसका भेद होता है दीर्घ संधि, उसके बाद आ जाता है गुण संधि, उसके बाद आता है वृद्धि संधि, उसके बाद आता है यण संधि और अंत में आता है अयादि संधि। तो स्वर संधि के भेद अगर पूछता है तो स्वर संधि के भेद होते हैं 5। अगर संधि के भेद पूछता है तो संधि के भेद कितने होते हैं? 3 इसके भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि आप आसान भाषा में इसको समझ गए होंगे। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब दयानंद, हम पहले तो इसका संधि विच्छेद करते हैं। दयानंद की संधि विच्छेद होती है दया, दया धन आनंद का, ठीक हो गया। दया धन आनंद, दयानंद की संधि विच्छेद होती है। अब इसमें से क्या है, हमने कह दिया दयानंद, तो दयानंद में जो संधि होगी वह कौन सी संधि होगी? वह होगी आपकी दीर्घ संधि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब जो दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि क्या कहता है? जब ओ या आ के बाद ओ या आ आए, ई या ई के बाद ई या ई ही आए और उ या उ के बाद उ या उ आए। मतलब ओ के बाद ओ या आ के बाद ओ या आ के बाद ओ या आ ही आए, ई या ई के बाद छोटी ई और बड़ी ई के बाद ई या आए, उ या उ के बाद उ या उ के बाद उ या उ ही आए, तो क्या हो जाता है? इसका दीर्घ रूप हो जाता है। ओ या आ का आ हो जाएगा, ई या ई का बड़ी ई हो जाएगी और उ या उ का बड़ा उ हो जाता है। तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। मतलब ओ या आ के बाद ओ या आए, ई या ई के बाद ई या ई आए, उ या उ के बाद उ या उ ई आए, तो ओ या आ का आ हो जाएगा, ई या ई का बड़ी ई हो जाती है, उ या उ का बड़ा उ हो जाता है। ये कहता है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि अब आप नहीं भूलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कपीस एक शब्द दिया हुआ है, तो कपीस में जो प्रयुक्त संधि है वह भी क्या है? दीर्घ संधि है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब कपीस जो है, कपीस में क्या हो जाता है? अगर इसका संधि विच्छेद अगर हम करें तो क्या हो जाता है? कपी, कपी धन ईश हो गया। कपीश का हो जाता है कपी धन ईश। अब यहां पर क्या हो रहा है? छोटी ई के बाद बड़ी ई आ रही है, ठीक है क्या? छोटी ई के बाद बड़ी ई आ रही है, तो बड़ी ई जब छोटी ई और बड़ी ई आती है तो वहां पर छोटी और बड़ी ई मिलकर के क्या हो जाता है? बड़ी ई हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? कपीस हो जा रहा है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि ही हो जाएगी। क्योंकि हमने क्या कहा था, सूत्र इसका क्या कहता है कि ओ या आ के बाद ओ या आ आए, ई या ई के बाद ई या ई आए, उ या उ के बाद उ या उ आए, तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर उसका दीर्घ रूप हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो सदैव में पहले हम देखते हैं, सदैव में, सदैव का संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो सदैव का क्या होता है? सदा, सदा धन एव, सदा धन एव। तो यहां पर जो संधि हो जाएगी वह कौन सी संधि है? इसमें क्या ऑप्शन है? व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। तो सदा, पहले शब्द के अंतिम में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में क्या आ रहा है? वहां भी स्वर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो सदैव है, सदैव में जो संधि हो रही है, अगर इस संधि का नाम अगर प्रॉपर देखें तो स्वर संधि का एक कौन सा भेद है? यह है वृद्धि संधि। क्या वृद्धि संधि का क्या है? उदाहरण है। और वृद्धि संधि क्या कहता है? इसकी जो परिभाषा है वह कहता है कि यदि ओ या आ के बाद, यदि ओ या आ के बाद ए या ए आए, ए या ए आए, तो क्या हो जाता है?
ए और ऐ का क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। ए और ऐ का क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। और यदि ओ या आ के बाद ओ या औ आए, तो क्या ओ या औ आए, तो वहां पर भी क्या हो जाता है, ओ या औ का औ हो जाता है। मतलब ओ या आ के बाद ए ऐ या ओ औ में से कोई भी आए तो ए ऐ का अगर आएगा तो ऐ हो जाएगा, ओ औ में से कोई आएगा तो औ हो जाता है। ये कहता है क्या, वृद्धि संधि। ठीक हो गया। इस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन भी लेते हुए चलेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का जो इसमें उदाहरण है वो कौन सा है, पवन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पवन कह रहे हैं हम, इसमें स्वर संधि है। अब इसमें स्वर संधि है तो इसमें कौन सी संधि है स्वर संधि में, क्योंकि स्वर संधि के तो 5 भेद होते हैं। तो हम देखते हैं इसका पहले संधि करके हम देखते हैं। पवन की संधि विच्छेद होती है पो धन अन, ओ धन अन, इसकी संधि विच्छेद होती है। अगर हम इसको देखें तो इसमें संधि है क्या, अयादि संधि। कौन सी संधि है, अयादि संधि इसमें है पवन में। अब अयादि संधि का जो, अयादि संधि की जो परिभाषा है वह कहती है, यदि ए ऐ और ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी कि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का हो जाता है ऐ, ए का हो जाता है ऐ, और ऐ का हो जाता है आई, ऐ का हो जाता है आई, और ओ का हो जाता है औ, और औ का हो जाता है आओ। ठीक हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे कि अगर ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आई हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, और औ का आओ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर, यानी कि ओ आ रहा है यहाँ पे, तो ओ के बाद भिन्न स्वर ओ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है, यहाँ पर से ओ अगर आया और यहाँ पर से आया ओ, तो इन दोनों को अगर मिला दिया तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है औ। ठीक है, यहाँ पे औ बन जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, पवन। तो अयादि संधि का उदाहरण क्या है, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आई, ओ का औ, और औ का आओ हो जाता है। तो इसका समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है कह रहा है। तो पहले तो हम देखते हैं सदैव, सदा धन यू। ठीक हो गया, यानी कि सदा धन एव होता है सदैव, तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें वृद्धि संधि है। उसके बाद नेक्स्ट है जलोद। जलोद में क्या होता है, जल धन ओद। ठीक हो गया, तो इसमें भी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। और उसके बाद है गुरु उपदेश। तो गुरु धन उपदेश, इसमें क्या है, इसमें है दीर्घ संधि। तो इसमें कौन सा कह रहा है कि वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है कह रहा है। तो गुरु उपदेश कौन सी संधि है, यह संधि है कौन सी, दीर्घ संधि। ठीक हो गया, ये संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु उपदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है कह रहा है। पहला हम देखते हैं कि महर्षि। अब महर्षि का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका होता है महाधन ऋषि। महाधन ऋषि होता है किसका, महर्षि का संधि विच्छेद। अब हमने कहा कि महाधन ऋषि होता है, तो इसमें महर्षि में जो संधि होती है वो होती है गुण संधि। ठीक हो गया, कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। अब गुण संधि की जो परिभाषा है, गुण संधि में कहा जाता है कि यदि ओ या आ के बाद, यदि ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद ई उ या री आया, मतलब ओ या आ के बाद ई में से कोई एक आए, उ में से कोई एक आए, या री आए, तो ई का हो जाता है क्या, ए, उ का हो जाता है क्या, ओ, और री का हो जाता है अर, री का हो जाता है अर। तो यहां पे क्या हो रहा है, महाधन ऋषि, महर अर हो रहा है ना, तो अर हो रहा है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाती है, इसमें हो जाएगी कौन सी संधि, गुण संधि। उसी प्रकार देवेंद्र, देवेंद्र में हो जाता है देव धन इंद्र। ठीक हो गया, देव धन इंद्र, तो इसमें भी कौन सी संधि हो जाती है, इसमें भी हो जाती है क्या, गुण संधि।
और उसके बाद है क्या, सूर्योदय। सूर्योदय में भी क्या हो जाता है, सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय, ऊ का क्या हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है। तो यहां पर भी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। इन तीनों में कौन सी संधि है, गुण संधि है। अब बच जाता है एक ही, क्या, दैत्यारी। दैत्यारी में कौन सी संधि हो जाती है, दैत्यारी में हो जाती है दीर्घ संधि। इसका अगर संधि विच्छेद करें, दैत्य धन आरी, इसका क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। अब मैंने बता दिया है दीर्घ संधि का, बता ही दिया था तुम्हें कि ओ या आ के बाद ओ या आई आए, ई या ई के बाद ई या ई आए, और ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए तो उसका ओ या आ का आ हो जाता है, ई या ई का बड़ा ई हो जाता है, ऊ या ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। ठीक हो गया, यानी कि पवित्र में कौन सी संधि है। तो पवित्र में जो संधि हो जाती है वह होती है कौन सी संधि, वह होती है अयादि संधि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अयादि संधि का मैंने आपको अभी समझा दिया है कि यदि ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आओ हो जाता है। ठीक हो गया। तो पवित्र में कौन सी संधि हो जाएगी, पवित्र में हो जाती है क्या, अयादि संधि। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो पवित्र का होता है ओ धन इत्र, ओ धन इत्र। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। अब ओ के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है, कौन सी स्वर आ रहा है, ई आ रहा है। तो यहाँ पे को क्या हो जाता है, इसका ओ का, हमने क्या कहा था, ओ या औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ओ का क्या हो जाता है, का औ हो जाता है, क्या हो जाता है, औ हो जाता है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्या, ई आ रही है। ई आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी, अवी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवी हो जाता है। और इसमें कौन सा है, पवित्र है, तो पोधन, पोधन इसका संधि विच्छेद क्या है, पोधन इत्र है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जोड़, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर अगर ओ या ओ इसके संधि विच्छेद किया हमने, संधि विच्छेद करने पे क्या आया, पोधन इत्र आया। और इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ने पर अवी हो जाता है। तो इसमें क्या हमें देखना हो, पवित्र अवी, अवी आ रहा है ना, पवित्र अवित्र अवी हो रहा है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें हो जाएगी अयादि संधि। उसके बाद नेक्स्ट है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है क्या, इति धन आदि। इत्यादि का क्या होता है, इति धन आदि। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इति धन आदि। और इसमें अगर संधि हम देखें तो इसमें कौन सी संधि हो जाती है, इसमें हो जाती है यण संधि। क्या, कौन सी संधि हो जाती है इसमें, इसमें हो जाती है यण संधि। और यण संधि में कहा जाता है कि यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या ई के स्थान पे क्या हो जाता है, य हो जाता है। ई या ई के स्थान पे य हो जाता है। और उ या उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उ या उ के स्थान पे क्या हो जाता है, व हो जाता है। और अगर री के बाद कोई असमान स्वर आए, यदि री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री का क्या हो जाता है, रॉ हो जाता है। ठीक हो गया, री का क्या हो जाता है, रॉ हो जाता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इत्यादि, इत्यादि में ई आ रहा है, ई के बाद कोई असमान स्वर क्या आ रहा है, आ रहा है। तो ई या ई का क्या हो जा रहा है, ई का य हो जा रहा है। ठीक हो क्या। और यण संधि में पहचानने के लिए 99% क्या होता है, यानी कि हम मान लेते हैं 99% क्या होगा कि जहाँ पर आधा वर्ण आएगा, जहां पर ये आधा वर्ण आएगा वहां पर 99% क्या होता है, यण संधि का उदाहरण रहता है। उसके बाद है निरर्थक का संधि विच्छेद है। तो निरर्थक का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है निधन अर्थक। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को पहचानने के लिए आसान तरीका है, जहां पर भी ये विसर्ग लगे होते हैं वहां पर आसानी से क्या हो जाता है, विसर्ग संधि हो जाता है। उसके बाद वैसे आपके सिलेबस में ये स्वर संधि है, तो कभी कभी पूछा जाता है व्यंजन या विसर्ग संधि से भी, तो इसीलिए हमने इसमें कुछ उदाहरण डाले हुए हैं। उसके बाद है धरेश का संधि विच्छेद होगा। तो धरेश का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है धराधन ईश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाता है। धरेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, धराधन ईश। इसमें अगर संधि हम देखें तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें गुण संधि होती है। उसके बाद है निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निराशा का संधि विच्छेद होता है निधन आशा। तो इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें भी विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
उसके बाद है नेक्स्ट, महोषण का संधि विच्छेद होगा। तो महोषण में संधि विच्छेद होता है महाधन उषण, ठीक हो गया। तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, महाधन उषण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाता है। इसका जो संधि विच्छेद होता है महोषण का महाधन उषण, तो इसमें कौन सी संधि हो जाती है, इसमें भी गुण संधि हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा था ओ या आ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ओ का ओ हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। उसके बाद है आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा। तो आशीर्वाद में जो संधि विच्छेद होता है वह होता है आशीह धन वाद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें जो संधि अगर देखें तो इसमें कौन सी संधि हो जाती है, इसमें विसर्ग संधि हो जाती है, ठीक हो क्या। तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि यह अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका आशीह धन वाद होता है आशीर्वाद का। आशीर्वाद में हमेशा कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, महेश का संधि विच्छेद होगा। तो महेश में जो संधि विच्छेद होता है वह होता है महाधन ईश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाधन ईश। इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। अब मैंने सभी संधियों का आपको परिभाषा से बता दिया है, तो आप समझ गए होंगे। मैं सीधे सीधे इसमें ऑप्शन आपको बता दूंगा। उसके बाद है सन्मति का संधि विच्छेद होगा। तो सन्मति में होता है सत धन मति। सत धन मति, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, उसमें व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है सन्मति में, व्यंजन संधि होती है। उसके बाद है अन्वय का संधि विच्छेद होगा। तो अन्वय का संधि विच्छेद होता है अनुधन अय। अनुधन अय, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, ठीक हो गया। अन्वय में यण संधि होगी, अनुधन अय। उसके बाद है परोपकार। परोपकार में संधि विच्छेद, संधि का नाम बताओ। तो परोपकार में जो संधि होती है वह होती है कौन सी संधि, गुण संधि। अगर परोपकार का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका होता है पर धन उपकार। उपकार हो गया, परोपकार का होता है पर धन उपकार। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। अब इसमें स्वर संधि का उदाहरण हमसे पूछ रहा है। तो स्वर संधि का उदाहरण अन्य इसमें क्या है, अन्य व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। तो जो मन्यंतर है यह क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें जो संधि है वह है यण संधि। उसके बाद है निश्चल का संधि विच्छेद होगा। तो निश्चल में संधि विच्छेद होता है निह धन चल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें जो संधि होती है वह होती है विसर्ग संधि। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो इसमें से हमने बताना है कि विसर्ग संधि किसमें है। तो इसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है निश्चल, निह धन चल, इसका सही उत्तर हो जाता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निश्चल में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। उसके बाद है सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद होगा। तो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद होता है सप्तधन ऋषि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो संधि होती है वो होती है कौन सी, गुण संधि, ठीक हो गया। सप्तऋषि में होती है गुण संधि। उसके बाद है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो तपोवन में जो संधि होता है वो होती है क्या, विसर्ग संधि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तपोवन में कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि। तपह धन वन इसका होता है। उसके बाद है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागत में जो संधि होती है, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो स्वागत का संधि विच्छेद होता है सुधन आगत। तो इसमें जो अगर हम संधि देखें तो इसमें संधि होती है क्या, यण संधि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दिगंबर में प्रयुक्त संधि होती है क्या, व्यंजन संधि। क्योंकि दिगंबर का अगर हम संधि विच्छेद करें दिक धन अंबर होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि। ऑप्शन बी। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। तो स्वर संधि किसमें है कह रहा है, तो इसमें हम देखते हैं तो इसमें है अतएव। अतएव में भी स्वर संधि नहीं है। उसके बाद रजनीश, रजनी धन ईश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। रजनीश में कौन सी संधि है, स्वर संधि है।
उसके बाद है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद होगा। तो प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद होता है प्रतिधन उपकार, ऑप्शन प्रतिधन उपकार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिधन उपकार क्या होता है, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होता है। अगर हम इसकी संधि विच्छेद की अगर बात करें तो इसमें जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी, यण संधि इसमें होती है। उसके बाद गायक, तो गायक की अगर संधि विच्छेद हम देखें तो गायक की संधि विच्छेद होती है, इसमें लिखा नहीं गया क्या, इसमें होगा यहाँ पे, अगर हम लिख देते हैं आगे पे, गे गई धन, हो गया, गई धन अक होता है इसका, गई धन अक यहाँ पे होता है, तो यहाँ पर एक ओ लगा देते हैं हम मात्रा, ठीक हो गया। गई धन अक इसका होता है गायक का, ठीक हो गया, गई धन अक होता है गायक का। अगर हम इसमें संधि की बात करें तो इसमें संधि होती है अयादि संधि, ठीक हो गया, गायक का अयादि संधि होती है। और गायक का अगर संधि विच्छेद हम देखें तो गई धन अक इसका संधि विच्छेद होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अभिषेक का संधि विच्छेद होगा। तो अभिषेक में संधि विच्छेद होता है अभिधन सेक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभिधन सेक इसमें क्या होती है, संधि होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। यद्यपि का होता है यदि धन अपि, हो गया, तो यदि धन अपि होता है और इसमें अगर संधि देखें तो इसका संधि होती है यण संधि, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। तो किसमें स्वर संधि है कह रहा है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था महोदधि, महोदधि में होती है क्या, स्वर संधि, हो क्या, महोदधि में क्या होती है, स्वर संधि होती है। अगर हम इसमें देखें कि कौन सी इसमें स्वर होती है तो इसमें होता है कौन सी स्वर, इसमें गुण संधि होती है, तो क्या गुण संधि होती है किसमें, महोदधि में। उसके बाद है पवित्र, पवित्र का संधि विच्छेद बताएं। तो पवित्र का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है पोधन इत्र, इसका होता है पोधन इत्र। तो इसमें कोई भी सही नहीं हो रहा है तो हम इसमें लिख देते हैं इसका संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है, पोधन इत्र, ठीक है क्या, पोधन इत्र इसका क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोधन इत्र। इसमें हम कोई तो है नहीं, पोधन, ठीक हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं ऑप्शन, इसको मान लेते हैं ऑप्शन डी, ठीक हो गया, पोधन इत्र इसका क्या होता है, पवित्र का संधि विच्छेद होता है। अगर हम इसमें संधि की बात करें तो इसमें संधि कौन सी होती है, अयादि संधि इसमें होती है, ठीक हो गया, अयादि संधि होती है। उसके बाद है मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। तो मनोयोग में संधि विच्छेद होता है मनः धन योग, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मनः धन योग। इसमें कौन सी संधि होती है, इसमें विसर्ग संधि होती है। जहां पर भी विसर्ग लगे होंगे वहां पर हमेशा क्या रहता है, विसर्ग संधि रहती है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रत्येक में होता है प्रतिधन एक, प्रतिधन एक इसका संधि विच्छेद होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिधन एक। अगर हम इसमें संधि की बात करें तो इसमें कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। तो आप संधि से संबंधित अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो अब मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला है। लगभग हमने इसमें 99% क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। हो सकता है कुछ एक प्रश्न इसमें छूट गए हों, लेकिन ये जो संधि हैं और ये जो वर्तनी विश्लेषण है, वर्तनी के शुद्ध रूप हैं, ये प्रैक्टिस के माध्यम से ये आपको आएंगे, ठीक हो गया। ये आपकी एक प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो आने वाले एग्जाम में हिंदी के जो 20 नंबर का रहेगा उसमें से आप मान के चलें 18, 19 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ठीक हो गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।